हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में मैंने आपको बजट के बारे में स्टार्ट किया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे और ये फ्लो चार्ट समझाया था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको इस बजट के सारे कंपोनेंट्स की एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा और खासकर आज के क्लास के अंदर हम रिसिप्ट्स कॉलम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये मैंने आपको पिछली क्लास में चैप्टर एक टॉपिक बताया था, फ्लो चार्ट, यानी कि पूरा कंपोनेंट्स बताए थे, जिसमें बताया था कि पूरे बजट को दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, एक रिसिप्ट्स में, एक एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट्स हमारा होता है दो तरीके का, एक रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें क्या क्या होता है इसको बताता हूं मैं आपको। और एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का हुआ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं चारों को पकड़ते हैं। ये चारों कैटेगरीज, चारों कंपोनेंट्स हैं क्या, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। देखो, मेन कंपोनेंट जो गवर्नमेंट बजट में पहला है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ध्यान से सुनना, वो रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, ऐसे रिसिप्ट्स, सरकार का पैसा तो आ रहा है पर ना तो इससे लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही कोई एसेट्स कम हो रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजों से जहां से सरकार की लायबिलिटी ना बढ़े और एसेट्स कम ना हो, ऐसे रिसिप्ट्स को बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसे कि सरकार पर टैक्स आता है या फीस आती है, ये टैक्सेस और फीस जो सरकार के पास आ रही हैं, ये सरकार की ना तो लायबिलिटी बढ़ा रही है ना कोई एसेट्स कम कर रही है, पर हाँ पैसा आ रहा है, इसलिए इसको रिवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जिसमें या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या इट कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स। या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट्स कम होंगे। फॉर एग्जांपल बोरिंग, सरकार बोरो करती है, उधार लेती है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ये डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनीज बेच रही है मतलब सरकार के एसेट्स कम हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही हो या एसेट्स कम हो रहे हो, इनको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और जिनसे ये दोनों चीजें ना हो रही हो, ना तो लायबिलिटी बढ़ रही हो ना एसेट्स कम हो रहे हो, उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ध्यान रखना, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने नाइदर नोर लगाया और कैपिटल रिसिप्ट्स में आइदर और लगाया। बाकी दोनों में सेम चीज लिखी है, क्रिएट लायबिलिटी, रिडक्शन इन एसेट्स, क्रिएट लायबिलिटी, रिडक्शन इन एसेट्स। बट यहां पर नहीं होना रिवेन्यू रिसिप्ट्स में, और कैपिटल रिसिप्ट्स में ये होना है। ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट्स, और कैपिटल रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरीके से हमारे पास दो और कंपोनेंट है, वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर सरकार के जिसमें ना तो एसेट्स बढ़ेंगे ना लायबिलिटी कम होगी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। पीछे मैंने जो लिखा था वो आपके नाइदर नोर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर नाइदर क्रिएट लायबिलिटी लिखा था, यहां पर लिखा है मैंने नाइदर क्रिएट एसेट्स। वहां लिखा था नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स, यहां लिखा है नोर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में था ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन यहां पे लिख रहा हूं ना तो एसेट्स बढ़ रहे हैं ना ही लायबिलिटी कम हो रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करती है, इस सैलरीज पे करने से सरकार की कोई एसेट्स लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये सरकार के लिए रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट एन एसेट्स और कॉज एन रिडक्शन इन लायबिलिटी। सेम वही चीज लिखी है, या नाइदर नोर लिखा है या आइदर और लिखा है, सेम चीज है। क्रिएट एसेट्स यहां पर नहीं होते, यहां हो सकते हैं। यहां लायबिलिटी कम नहीं होती, यहां लायबिलिटी कम हो सकती है। मान लो सरकार ने मेट्रो बनाई, अब मेट्रो बनाई तो इससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ गए, ये मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट अपने लोन की वापसी कर दी, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन की वापसी कर दी तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, तो हमारा बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको ऐसे ही एग्जांपल्स दे देंगे एग्जाम के अंदर कि बताओ कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो किस कैटेगरी में आएगा। तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन मेट्रो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर क्यों है आपको ये बताना है कि क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो एसेट्स बढ़ते हैं या लायबिलिटीज कम होती है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो से हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इट इज कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चारों मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में खास बात है कंपेयर करने की, इन दोनों में नाइदर नोर लिखा है, और कैपिटल रिसिप्ट्स में दोनों में आइदर और लिखा है। बट फर्क यह है, यहां पर लायबिलिटी ना बढ़ने की बात की जा रही है और एसेट्स ना कम होने की बात की जा रही है। यहां पर एसेट्स ना बढ़ने की बात की जा रही है और लायबिलिटी ना कम होने की बात की जा रही है, तो रिवर्स है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास चारों टॉपिक्स हो गए, जिसको एक एक करके दोबारा पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन चार कंपोनेंट्स हो गए,
रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल और समझते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टैक्स रिसिप्ट्स और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। पहले बात करते हैं हम इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स रिसिप्ट्स की और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की डिफरेंस की। सरकार को अगर कोई टैक्स से पैसा आता है, टैक्स रिसिप्ट्स आर द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टैक्सेस। अलग अलग टैक्सेस से जो सरकार को पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। लेकिन नॉन टैक्स रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो सरकार को टैक्स के अलावा अदर सोर्सेज से मिलते हैं। तो अगर टैक्स से पैसा मिल रहा है तो टैक्स रिसिप्ट्स, और टैक्स के अलावा कहीं से भी पैसा आ रहा है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट जो है सरकार की मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट है। मेन सोर्स मतलब कि सरकार का सबसे बड़ा जो सोर्स इनकम का है वो टैक्स ही है। ये ऐसे रेवेन्यू है जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अलग अलग टाइप्स के, जिसमें डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसको डिटेल में पढ़ते भी हम। टैक्सेस दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये वो रेवेन्यू है टैक्स रिसिप्ट जो सरकार को पैसा मिलता है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की वजह से। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन नॉन टैक्स रिसिप्ट वो रेवेन्यू है जो सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की वजह से, यानी सरकार जो चल रही है उसमें अगर किसी दौरान अगर कहीं से पैसा आता है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसको भी कैटेगराइज करेंगे धीरे धीरे करके हम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट्स, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि ये मैंने आपको टिक लगाया, ये वाले मैंने पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो टैक्स रिसिप्ट के दो पार्ट हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक एक करके मैं चीजें समझा रहा हूं सारी। पहले टैक्स होता क्या है, देखो। जो टैक्स है इट इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ पब्लिक एंड प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स। लीगली कंपल्सरी पेमेंट इसलिए बोली गई है क्योंकि ऐसी पेमेंट है जो हमें देनी है, लीगली देनी है, कंपल्सरी देनी है, यानी मना नहीं कर सकते। लगी है हमारे पर टैक्स लगा है तो देना ही देना है। तो ऐसी पेमेंट है जो सरकार हमारे पर लगा रही है लोगों की इनकम के ऊपर और फर्म्स के प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो लोगों की इनकम और फर्म्स के प्रॉफिट्स पर जो सरकार टैक्स लगा रही है, जो पेमेंट लेने की बात कर रही है, वो लीगली कंपल्सरी पेमेंट को हम टैक्स बोल रहे हैं। अब इसमें दो टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर लगाया जाता है उसी को पे करना है। When liability to pay the tax and the burden of that tax lies on same person, यानी कि जिस पर लगाया जा रहा है उसी को पे करना है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सारे टैक्स हो गए। ये टैक्स जो है नॉर्मली लगता है हमारी प्रॉपर्टी पर, हमारी इनकम पर, एंड ये वो टैक्स हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे करते हैं, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को, स्टेट को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगाया किसी पे जाता है पर अल्टीमेटली पे कोई और करता नहीं, बर्डन किसी और पर पड़ता है। When liability to pay a tax is on one person and the burden of that tax falls on some other person, यानी कि लगाया किसी पे जा रहा है और दे कोई और रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है। अगर जीएसटी एक आदमी, एक बिजनेसमैन की सेल पे लगाया जा रहा है कि जितना सेल करोगे उसमें जीएसटी लगती है, लेकिन जीएसटी लग तो दुकानदार पे रही है, पर दुकानदार जब चीज बेचता है तो वो जीएसटी उसमें इंक्लूड करके कस्टमर से ले लेता है। तो लाइबिलिटी तो उसकी है टैक्स पे करने की, यानी दुकानदार की, जो सरकार को देनी है, लेकिन उसका बर्डन किस पे पड़ रहा है, कंज्यूमर पे पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो चीज खरीद रहा है तो जीएसटी के साथ पेमेंट कर रहा है। तो लाइबिलिटी टू पे अ टैक्स इज ऑन वन पर्सन एंड बर्डन ऑफ दैट टैक्स फॉल्स ऑन सम अदर पर्सन, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये वो टैक्सेस हैं जो हमारी इनकम और प्रॉपर्टी पर असर डालती हैं। इट अफेक्ट्स द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्संस थ्रू देयर कंजम्पशन। जैसे हम खर्च करेंगे, जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर इसका टैक्स का इफेक्ट या टैक्स का बर्डन पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं लिवाइड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स तो वो था जिस पर लगाया जा रहा है वही पे कर रहा है, यानी मेरी इनकम पर लगा जा रहा है तो मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। कंपनीज के प्रॉफिट पे लग रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे कर रही हैं। किसी आदमी की वेल्थ पर, प्रॉपर्टी पे लग रहा है तो वेल्थ टैक्स भी वो पे कर रहा है। लेकिन ये लगता किसी पर है, पे कोई और करता है, जैसे लगता दुकानदार के ऊपर है और पे कस्टमर कर रहा है। इट इज द टैक्स लिवाइड ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय अनदर पर्सन। तो दो टाइप के टैक्स हो गए, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मैंने आपको इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर अभी आपको टैक्स रिसीप्ट्स के बारे में बताया। दो टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल था एक इनकम टैक्स का, वेल्थ टैक्स का, इंटरेस्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है।
ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो गए इनडायरेक्ट टैक्स के। तो ये जो सारा पार्ट हमारा खत्म होता जा रहा है, ये सब एक्सप्लेन हो चुका है। हमारा जो अगला कंपोनेंट आता है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का, यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स का दूसरा पार्ट, वो टैक्स जो रिसिप्ट्स बिना टैक्स के, अदर देन टैक्स के सरकार के पास आ रहे हैं। तो अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा सरकार के पास पेमेंट कहां कहां से आती है, रिसिप्ट्स कहां कहां से आते हैं, उसको हम यहां पढ़ रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ये वो रिसिप्ट्स हैं तो वही जिससे ना तो सरकार के एसेट्स कम हो रहे हैं और ना ही लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही, लेकिन जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की वजह से आ रहे हैं, जिसमें क्या है, सरकार को फीस मिलती है। फीस कौन सी फीस? हो सकता है कि गवर्नमेंट के स्कूल फीस है, गवर्नमेंट अपने स्कूल में तो नॉमिनल से फीस लेती है, वो स्कूल फीस गवर्नमेंट की इनकम है। कुछ जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं तो ओपीडी कार्ड की फीस होती है, चाहे 10 रुपए हो या 20 रुपए हो, 50 रुपए हो। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग फीस है सरकार की, स्कूल की फीस है गवर्नमेंट के स्कूल्स की। तो ये सारी फीस सरकार की इनकम का एक सोर्स है, बट ये टैक्स नहीं है, इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में आता है। सरकार लाइसेंस, मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस बनाने के आपको फीस दी जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस आप देते हो, या रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, किसी अपने लैंड के रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ रही है। तो ऐसी कई फीसेस जो हैं वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बन जाती हैं। फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स यानी कि सरकार फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाती है, जैसे आप टू स्टॉप लॉ ब्रेकर्स, लॉ ब्रेकर्स को रोकने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कोई पेनल्टी लगाती है, कोई फाइन लगाती है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स बन जाता है। ठीक है। देन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट लोन देती है, गवर्नमेंट कई जगह लोन देती है अलग अलग सेक्टर्स को, चाहे वो पब्लिक को हो, सरकार को हो, मतलब लोकल गवर्नमेंट को हो, या किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी अगर लोन देती है या कंपनी को देती है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स हो जाएगा, लोन पर इंटरेस्ट। ऐसे ही गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, रेलवेज हो गया, या गवर्नमेंट की पेट्रोल कंपनीज हो गई, तो ये पब्लिक एंटरप्राइज चल रही हैं, गवर्नमेंट इस पर भी जो इनकम आता है, प्रॉफिट आता है, वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बन जाता है, पर ये कहीं भी टैक्स नहीं है, इसे सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। देन देयर इज फोरफीचर ऑफ श्योरिटी बाय कोर्ट्स। कई बार क्या होता है कि कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, वो केस एक आदमी हार जाता है, हारने के बाद वो प्रॉपर्टी सारी सरकार के पास आ जाती है, यानी कि फोरफिट होती है, जब्त हो जाती है। सरकार अगर किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ श्योरिटी बाय कोर्ट्स। देन देयर इज एस्चीट। एस्चीट एक ऐसा वर्ड है, यानी कि मान लो कोई आदमी मर जाता है बिना कोई उत्तराधिकारी रखे, यानी कि उसका कोई फ्यूचर में सक्सेसर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर अगर क्लेम सरकार ले लेती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब सरकार की हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एस्चीट। तो ये भी गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स बन जाएगा। एक और हमारे पास है स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, या जहां पर हम रह जिसको किराए पे दे रखा है उस किराए की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर हमारी रेंटल वैल्यू या हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीजेस ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट चार्जेस सम अमाउंट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड इन दैट एरिया। मान लो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करी, वो डेवलपमेंट की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ गई घर की, तो वो जो वैल्यू बढ़ी है वो हमारे एफर्ट्स की वजह से नहीं, सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से बढ़ी है। तो सरकार उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज के खर्चे को कवर करने के लिए कुछ हमारे पर चार्जेस लगाती है। वो चार्जेस वन टाइम होते हैं, ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, ये बार बार नहीं देना, ये वन टाइम पेमेंट है जो सरकार को हमें देनी पड़ती है अपनी उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कवर करने के लिए। तो इसको स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं, पर दिस इज नॉट अ टैक्स, इसलिए इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये मैंने आपको बताया सारा टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। पूरे फॉर्मेट के अंदर देखो, आपका टैक्स रिसिप्ट्स का पूरा पार्ट खत्म हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर दूसरा पार्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स का था, जिसमें मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है, उसके अलावा डिविडेंड भी है, इसमें एक पार्ट डिविडेंड भी डाल सकते हो, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होती है, वो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न मिलता है, तो वो डिविडेंड भी इसकी इनकम का सोर्स बन जाता है। फीस, एस्चीट, फाइन्स, पेनल्टीज, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट, ये सारे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। अब बात करते हैं रिसिप्ट्स कैटेगरी का सेकंड पार्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? वो थी जिसमें या तो लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट्स कम होते हैं। तो जिन भी रिसिप्ट से सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसमें लायबिलिटी बढ़ जाए, एसेट्स कम हो जाए, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स। इस कैपिटल रिसिप्ट्स के आपको 3 एग्जांपल्स पकड़ने हैं। पहला है बोरोइंग। बोरोइंग यानी कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है, उधार लेती है अलग अलग सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल पब्लिक से लोन ले रही है,
जैसे पब्लिक को बॉन्ड्स बेच दिया सरकार, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रही है, आरबीआई को लोन दे रही है, कहीं भी अगर पैसा दिया जा रहा है, वैसे आरबीआई से लोन लेती है पर आरबीआई फिर भी को अगर कहीं से भी दिया जा रहा है तो ये गवर्नमेंट की, आरबीआई से अगर लोन ले रही है तो अगर गवर्नमेंट कहीं से भी लोन ले रही है, पब्लिक से, इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, आरबीआई से, तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाती है। अब गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट की इस लायबिलिटी को कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने जिसको लोन दे रखा है, मान लो ये तो गवर्नमेंट ने लोन लिए थे ना, तो बोरिंग्स हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, तो कैपिटल रिसिप्ट्स बन गए। अब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, चाहे पब्लिक को दे, स्टेट गवर्नमेंट को दे या किसी भी इंस्टीट्यूशन को दे। अब जब इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट के एसेट्स बन जाते हैं। लेकिन वो जब गवर्नमेंट इन लोन्स को रिकवर कर लेती है, वापस ले लेती है, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के जब एसेट्स कम होंगे तो इसलिए वो कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट्स में या तो इसमें एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटीज बढ़ेंगी। तो बोरोइंग से लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और रिकवरी ऑफ लोन से एसेट्स कम हो रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, तब जाके कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। देन डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कई बार अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को बेचती है, पूरा बेच देती है या कुछ शेयर्स बेच देती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को या पब्लिक को, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। इट लीड्स टू रिडक्शन, जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में बेचती है, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, और गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं, इसीलिए ये भी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये 3 कैटेगरीज में आता है हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया सारा टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के बारे में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की कैटेगरी में आता है, और दूसरा रिसिप्ट्स की कैटेगरी थी कैपिटल रिसिप्ट्स की। ठीक है, जिसमें रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग और अदर रिसिप्ट्स जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बताया। तो ये पूरा जो मैंने आप टिक लगाए हैं, सारा मैंने टॉपिक कवर कर दिया रिसिप्ट्स का। तो आज की क्लास में मैंने आपको रिसिप्ट्स का सारा टॉपिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करूंगा, और साथ साथ जो डेफिसिट है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्सपेंडिचर के साथ साथ हम जो डेफिसिट के टाइप पढ़ेंगे वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स यू, गुड बाय।